Good morning, class 8. Hope you all are very fine and class. Today we are going to learn about our history chapter 6, Weaver, Iron Smelter and Factory Owners. So open your book, NCERT, page number 65, chapter 6, Weavers, Iron Smelter and Factory Owners. तो क्लास इन दिस चैप्टर हम लोग जो लास्ट चैप्टर है उसमें हमने 1857 की रिवॉल्ट देखी थी, है ना। ये क्या क्या हुआ था। अब जिस चैप्टर 6 है उसमें हम ये देखेंगे कि उसमें लास्ट चैप्टर में प्रेजेंट किस तरीके से रिवॉल्ट हुई, क्या क्या चीजें हुई। अब वीवर्स, आयरन स्मेल्टर, वीवर्स कौन होते हैं? कपड़ा बुनने वाले, है ना। आयरन स्मेल्टर्स आपके लोहे का काम जो करते हैं, वो लोहा पिघलाने का काम करते हैं। लोहा का बहुत सारे यूज है, आप भी जानते हैं। फिर फैक्ट्री ओनर्स जो थे, उन्होंने फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी और प्रोडक्शन वर्क चल रहा था उस समय। तब क्या हुआ था, कैसे क्या कंडीशन थी और बाद में क्या चेंजेस आए और कैसे ये सब हमारे इंडिया में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी या आयरन इंडस्ट्री थी, तो उनकी क्या कंडीशन थी, कैसे वो डिक्लाइन हुई, फिर बाद में किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने क्या किया, है ना। मतलब वर्ल्ड मार्केट में इनकी कंडीशन क्या थी। क्योंकि हम लोगों ने अपने घर पर भी कई बार सुना होगा कि हमारी इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो इसीलिए तो क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारे रिसोर्सेज थे, बहुत सारे सब चीजें थी कि हम किसी अदर कंट्रीज से हमें जरूरत नहीं थी। लेकिन जो है जितने भी फॉरेन ट्रेडर्स आए, फॉरेन कंपनीज आई, जितनी भी इंग्लिश, डच, इन्होंने क्या किया, वो लोग ने यही चीज यहाँ पे देखी और हमारी इंडिया को बिल्कुल क्या कर दिया, सारी टेक्निक यहाँ से ले गए और सारी चीजें यहाँ से चुरा कर ले गए। ये कंडीशन थी। हमारा चैप्टर है, फिर से कहते हैं चैप्टर 6, वीवर, आयरन स्मेल्टर एंड फैक्ट्री ओनर। तो आज हम इसी के बारे में देखते हैं। जैसे अबाउट द चैप्टर, तो क्या हुआ था, ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रिटेन बिकेम टू बी नोन एज अ वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड ड्यू टू इट्स ग्रास ऑन। तो जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई थी तब ब्रिटेन को क्या कहा गया था, वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड कहा गया था। क्यों? टेक्सटाइल और आयरन की इंडस्ट्री थी। लेकिन जो ब्रिटेन है वो तो इंग्लैंड, और हम यहाँ पे बात करें इंडिया की, तो ब्रिटेन को वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहा गया? क्योंकि क्या था, जो इसमें जो है इन्हीं जो ब्रिटिश रूल इंडिया में था उसमें क्या कहता, पूरी जो हमारे इंडिया में हमारी इंडिया की टेक्सटाइल बहुत फेमस थी, अच्छी थी। जो कपड़ा यहाँ पे मिलता था वो और कहीं नहीं मिलता था। एक नई चीज उन्हें देखने को यहाँ पे मिली, ये कह सकते हैं। तो उस पर उन्होंने फोकस किया, उन्होंने सोचा ये तो अच्छी चीज है, और वो लोग पसंद भी बहुत करते थे। तो ब्रिटेन के पीपल हैं, जितने भी वहाँ की क्वींस थी, हाई सोसाइटी पीपल थी, वो यहाँ का कपड़ा पहनना, इंडियन क्लोथ पहनना अपनी शान समझते थे। तो इसमें ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटेन ने इंडो इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा फोकस किया और अपने आप को, मतलब अपने ही कंट्री को आगे बढ़ाया, और इस तरीके से किस जानने में आया, वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड, है ना। Class, this chapter is about the story of the craft industries of India during British rule by focusing on two industries, namely क्या थी, textile and iron and steel. क्योंकि क्या था कि both these industries were crucial for the industrial revolution. क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का आपने सुना होगा, औद्योगिक क्रांति, पहले इतनी ज्यादा कंट्रीज डेवलप नहीं थी। किसी कंट्रीज में था मशीन वगैरह, जैसे कहते हैं ना, मशीन पहले इंडिया की जो कंडीशन थी उसमें इतनी मशीन नहीं थी। आज जो बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सारे काम हाथ से किए जाते थे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब हुई तो मशीनों से काम होने लग गए, और मशीन में और एक ह्यूमन मेड में क्या फर्क आ जाता है। ह्यूमन मेड जब काम करता है तो उसमें सफाई तो होगी, लेकिन साथ में क्या होता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है, और मशीन वही काम जल्दी करती है और तेजी से करती है। तो ये फर्क आता है। दूसरी मशीन जो उससे होता है थोड़ा सा चीप हो जाता है इन कंपेरिजन ऑफ ह्यूमन लेबर। क्योंकि ह्यूमन लेबर जब इतना समय लगा रहा है, इतना मेहनत कर रहा है, तो वो पैसा भी ज्यादा लेगा। तो यही चीजें थी, है ना। तो दोनों ही जो आयरन इंडस्ट्रीज थी और आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, दोनों ही किस तरीके से जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में एक बहुत बड़ा रोल था इंडस्ट्रीज का। जितना भी मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन था, कॉटन टेक्सटाइल मेड ब्रिटेन द फोरमोस्ट इंडस्ट्रियल नेशन इन द 19th सेंचुरी। एक्चुअली ये हुआ था 19th सेंचुरी में आके, हमारी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई 1991 में आके, है 19th सेंचुरी में। तब जो ब्रिटेन था उसमें जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री,
इसके बेस पर हमारे इंडिया के बेस पर इन फील्ड में बहुत ज्यादा तरक्की करी, एक नई कहते हैं ना औद्योगिक क्रांति आ गई थी, जिसको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहा था। तो इसीलिए ही क्या किस तरीके से जानने में आए थे कि ब्रिटेन किस तरीके से जानने में आए, वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड में, किस वजह से टेक्सटाइल एंड आयरन एंड स्टील। तो इसमें हम चैप्टर में यही देखेंगे। This industrial domination of Britain has a close connection with its conquest and colonization of India. तो इससे ब्रिटेन का जो इंडस्ट्रीज पर सबसे ज्यादा कपड़े का यूज और दूसरा आयरन एंड स्टील, और आयरन का यूज आप जानते हैं किसी भी उद्योगों जितने भी इंडस्ट्रीज होती है उनका बेस होती है, आधार होता है आयरन। जैसे हर जगह पे आपको मशीन से मशीन किसकी बनी होती है, आयरन की बनी होती है। कोई भी समय आयरन का बहुत थोड़ा होता है, तो आधार होती है ना, इसी पे डोमिनेशन किसका था, ब्रिटेन का। तो इस तरीके से वो पूरे वर्ल्ड में जीत रहे थे, ये एक तरीके से योद्धा के रूप में आए थे इस फील्ड में। So they saw India as a vast market for their products, and this led to the destruction of India's crafts and other industries. तो उन्होंने इस तरीके से इंडिया में देखा कि इंडिया में तो जो है इंडिया को एक मार्केट के रूप में देखा कि यहाँ पर जो है उनका वो कुछ भी बनाएंगे यहाँ पे बिकेगा, क्योंकि इंडिया इस कंट्री थी। और इस तरीके से लेकिन क्या था उसका नुकसान, मतलब अगर अपने आप को साबित करेंगे इंडिया में, अपने आप को फिक्स करेंगे इंडिया में लाकर जमाएंगे, तो इंडिया की जो क्राफ्ट पर्सन है, अदर इंडस्ट्रीज, उनका क्या हो जाएगा, वो डिक्लाइन हो जाएंगे। क्योंकि अभी बताया एक मैकेनाइज्ड गुड्स होता है और एक हैंडमेड गुड्स होता है, जो हाथों से बनाया जाता है, उनको हम हैंड गुड्स, हमारा हैंडीक्राफ्ट और हैंडीक्राफ्ट के अंदर आता है। तो मशीन गुड्स और हैंड उसमें कंपैरिजन क्या होता है, जब जो चीज सस्ती मिलेगी आप भी वही चीज लोगे ना जाके। मशीन गुड्स जो तो सस्ता होता है, तो दूसरी चीज सप्लाई बहुत फास्ट होती है। हैंडमेड अगर कोई चीज करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, इंडिया को एक मार्केट के रूप में देखा, और इंडिया में इस तरीके से धीरे धीरे हैंडीक्राफ्ट का क्या हुआ, डिक्लाइन, यानी इस तरीके से नाश होने लग गया, यानी बर्बादी होने लगी। अब यहाँ पे दे रखा है कि इंडियन टेक्सटाइल्स एंड वर्ल्ड मार्केट, कि इंडियन टेक्सटाइल की क्या कंडीशन थी और वर्ल्ड मार्केट क्या था उस समय, है ना। तो अराउंड 1750 इंडिया वाज बाय फार द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आपकी 1900 सेंचुरी में, जब ब्रिटेन पूरे वर्ल्ड में छा गया, लेकिन जब 1750 के समय पर जो इंडिया था वो पूरे वर्ल्ड में जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था, किसका, कॉटन टेक्सटाइल। इसलिए अभी मैंने आप लोग को बताया, हमें जाना कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उस पर ही, मतलब इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल था। और उस समय किसका, ब्रिटेन की बात हुई। लेकिन 1750 में के समय पर इंडिया पूरी दुनिया में जाना जाता था अपने टेक्सटाइल के लिए, कौन सी कॉटन टेक्सटाइल के लिए, यानी इस कपड़े के लिए पूरे विश्व में जाना जाता था। फिर ऐसा क्या हो गया, इंडियन टेक्सटाइल हैड लॉन्ग बीन रिनोन बोथ फॉर देयर फाइन क्वालिटी एंड एग्जीक्यूटिव क्राफ्टमैनशिप, अपनी क्वालिटी के लिए और उसकी जो बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्राफ्टमैनशिप, क्या मतलब है, जो हथकरघे पूरे हाथ से जो काम होता था ना उन कपड़ों में, तो वो वो क्वालिटी कहीं नहीं मिलती थी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। They were extensively traded in Southeast Asia and West and Central Asia। और ये सब कहाँ, इन सबका व्यापार कहाँ कहाँ होता था, एशिया में। एशिया के चाहे साउथ ईस्ट एशिया ले लीजिए, चाहे वेस्ट ले लीजिए, चाहे सेंट्रल एशिया ले लीजिए, तो सब जगह पर इंडियन टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल का ही नाम था। अब 1750, ठीक है। तो फ्रॉम द 16th सेंचुरी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज बिगैन बाइंग इंडियन टेक्सटाइल फॉर सेल इन यूरोप। और जो यूरोपियन कंपनीज की एंट्री इंडिया में कब हुई थी, 16th सेंचुरी की तरफ। तभी से जो बोलब जब यूरोपियन कंपनीज आई थी तो वो इंडिया में बिजनेस पर्पज से ही तो आई थी, ट्रेड पर्पज से आई थी। उनका काम था ये कि यहाँ से सामान यहाँ से ले जाएंगे और यूरोप में जाके बेचेंगे ज्यादा महंगा, यहाँ से सस्ता ले जाएंगे, वहां से महंगा बेचेंगे, इस तरीके से हमें प्रॉफिट होगा, ये उनका मेन पर्पज था। तो क्या हुआ, तो क्लास की 16th सेंचुरी में जब यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज इंडिया में आना शुरू हुई, तब इंडिया को उन्होंने अपने प्रॉफिट के लिए मार्केट चुना, और इस तरीके से इंडिया में बदलाव होना शुरू कर हुए। अब क्या हुआ, नेक्स्ट हमारे पास देखिए आता है वर्ड टेल अस हिस्ट्री। ऐसे वर्ड जो हमें हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, यानी जो हमारी इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए वर्ड होंगे जो हमें बताते हैं, है ना।
देखिए यहाँ पे पहला हमारा देखा, यूरोपियन ट्रेडर्स फर्स्ट एनकाउंटर्ड फाइन कॉटन क्लॉथ फ्रॉम इंडिया कैरीड बाय अरब मर्चेंट्स इन मॉस्यूल इन प्रेजेंट डे इराक। तो जितनी भी, जैसे कि 16वीं सेंचुरी में यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी जब इंडिया आना शुरू हुई, तो उन्होंने सबसे पहले ये देखा कि सबसे अच्छा जो कपड़ा था, जो कि कहाँ से था, फ्रॉम इंडिया कैरीड बाय अरब, जो इंडिया से ले जाते थे कौन, अरब अरब मर्चेंट ले जाते थे, जो कि इराक में मौसूल जगह है वहां पर। तब उन्होंने इस चीज को देखा कि यहाँ से जो है, मतलब सबसे पहले यूरोपियन ट्रेडर्स को अरब से इराक में मौसूल जगह है, वहां से उन्हें सबसे अच्छा कपड़ा मिला। तो उन्हें वहां पे ये चीज पता चली कि ये कपड़ा कहाँ का है, इंडिया का है। तो दे बिगैन ड्रेसिंग ऑल फाइनली वुवन टेक्सटाइल एज मुस्लिम। तो उन्होंने, क्योंकि उन्हें मौसूल जगह से इस कपड़े के बारे में पता चला था कि इंडिया से कपड़ा आता है और ये अच्छी कॉटन क्लॉथ है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो उन्होंने इस कपड़े को क्या नाम दे दिया, मुस्लिम। ए वर्ड दैट एक्वायर्ड वाइट करेंसी, और उन्हें मुस्लिम जब नाम दिया इस कपड़े को, तो उन्होंने जब इस मुस्लिम करके कपड़ा बेचा, तो इससे उन्हें बहुत प्रॉफिट हुआ, वाइट करेंसी उनको मिली, है ना, यानी अच्छे से व्यापार हुआ। तो द कॉटन टेक्सटाइल which Portuguese took back to Europe along with the spices seem to be called calico। और वो टेक्सटाइल जो पोर्टुगीज ले गए, पोर्टुगीज जो आपके पुर्तगाली थे, पुर्तगाल जगह से थे, वो यहाँ से जो कॉटन ले गए अपने वो स्पाइसेस के साथ में, उसको उन्होंने क्या नाम दिया, कैलिको नाम दिया। तो विच बिकेम द जनरल नेम फॉर ऑल कॉटन टेक्सटाइल। तो यूरोपियन ट्रेडर्स ने जो अरब से मौसूल जगह से जो कपड़ा लिया था, उसको नाम दिया मुस्लिम, और जो है आपका पोर्टुगीज ट्रेडर्स यहाँ से लेके गया, उसको उन्होंने नाम दिया कैलिको। तो क्लास इसमें हमने ये देखा कि जो वर्ड्स हैं जो हमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, तो पहला हमने मौसूल देखा, मौसूल से मुस्लिम वर्ड निकल रहा है, तो हम मुस्लिम भी पढ़ सकते हैं, मुस्लिम भी पढ़ सकते हैं, बिकॉज इट इज ए नेम। ठीक, तो ये हमें कहाँ से मिला, अरब ट्रेडर्स के थ्रू जो इंडिया से ले आते थे, तो इससे उसका नाम पड़ गया। इसी तरीके से एक कैलिको क्लॉथ आया, तो कैलिको तो कहा गया क्योंकि जो पोर्टुगीज ट्रेडर्स थे वो यहाँ से कॉटन टेक्सटाइल जो यूरोप ले आते थे पोर्टुगीज ट्रेडर, तो उन्होंने उसको कैलिको बोल दिया। उसका मतलब क्या था कि कॉटन टेक्सटाइल, उन्होंने कैलिको बोला। तो ये जो मुस्लिम है और कैलिको है, या फिर कॉटन टेक्सटाइल के ये नेम है, लेकिन ये है कि इनका डेरिवेशन अलग अलग है। क्योंकि वो अरब ट्रेडर ले गए तो मौसूल से रहा, तो उन्होंने वहां का नाम दे दिया। ये पोर्टुगीज ट्रेडर ले गए तो उन्होंने इनको कैलिको नाम दे दिया। तो इस तरीके से हमें अपने कॉटन टेक्सटाइल के बारे में हम यूरोपियन ट्रेडर्स से या फिर हम लोगों को अपनी हिस्ट्री में ये जानकारी मिलती है। ठीक, तो क्या हुआ इन 1730 ईस्ट इंडिया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेंट टू इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स इन कलकत्ता टू ऑर्डर ए वैरायटी ऑफ क्लॉथ पीसेस इन बल्क। तो जब 1730 में आता, 1600 में लोग इंडिया यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी ने इंडिया आना शुरू करा, फिर 1730 आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, अपने रिप्रेजेंटेटिव को कलकत्ता भेजा। उन्होंने कहा कि कपड़ा बहुत अच्छा है, इसकी बिक्री बहुत हो रही है, इसमें बहुत प्रॉफिट है, तो बल्क मतलब बहुत अधिक मात्रा में ये लेकर आओ। तो अमंगेस्ट द पीसेस ऑर्डर, तो जो पीसेस उस समय ऑर्डर किए गए थे वो कौन कौन से थे, प्रिंटेड क्लोथ थे, जिनके नाम आपके थे चिंस, क्वासेस, और क्वासेस को आप खासा भी कह सकते हैं, है ना, एंड वंदना। तो ये जो चिंस, क्वासेस और वंदना वंदना आपके जो है प्रिंटेड क्लोथ थे, जो कि ऑर्डर किए गए थे बहुत बड़ी मात्रा में। तो इससे क्या हुआ कि एक हमारी बिक्री हुई है, तो जो है ज्यादा बिजनेस हुआ। जैसे हैंडीक्राफ्ट वाले जो कपड़ा बनाते थे उनको फायदा हुआ। लेकिन ये 1730 की बात है, और 1900 में आके जो है हम लोगों का टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिक्लाइन हो गई। तो ये बात ध्यान रखना इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पर, ठीक है। तो ये कपड़े जो है उनके नाम ध्यान रखो। चिंस कैसा कपड़ा था, चिंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द हिंदी वर्ड चिंस, a cloth with small and colorful flowery design। चिल्क जो कपड़ा था वो आपका सिल्क वर्ड से निकला है, और कैसा कपड़ा था, इसको फ्लावर्स वाले डिजाइन थी। मैं भी आपको इसकी पिक दिखा दूंगी, इससे काफी डिजाइन बने होते थे। पहनते ये कपड़े हम आज भी हैं, लेकिन हम क्योंकि इस चैप्टर में अपनी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जब बिफोर इंडिपेंडेंस इतने साल पहले 1700 1600 तब की बातें कर रहे हैं, तब क्या कंडीशन थी, तब हम लोग जाने जाते थे कि नहीं जाने जाते थे। आज क्या है, आज जो चीजें यहाँ मिल रही है वो चीजें हमारी अदर कंट्रीज भी वो टेक्निक जानती है, और हमारी वहाँ भी जो है ब्रांडेड
क्लोथ भी मिलते हैं, ब्रांडेड ब्रांडेड सारी जितनी वेस्टर्न कंट्री का उनके कपड़े हमारे यहाँ मिलते हैं, थोड़े महंगे भी होते हैं। तो आज कंपटीशन अलग है और तब की कंडीशन अलग थी। तब ज़्यादा से ज़्यादा तब मशीन्स नहीं थे, हाथ से काम किया जाता था, और हाथ से काम अगर किसी को आता है तो जरूरी नहीं है कि सब वो काम जानते हैं। ये खासियत होती है हाथ के काम की। जो काम मैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी हैंड राइटिंग लिखूँ, तो जैसे हैंड राइटिंग मेरी होगी सेम आपकी नहीं हो सकती, और हो सकता है जैसी आपकी वैसी मेरी नहीं हो सकती, है ना। तो हाथ का काम अलग अलग हो जाता है ना। तो इंडियन टेक्सटाइल इसीलिए फेमस था क्योंकि सारा काम हाथ से किया जाता था। ठीक है, हाथ से कपड़े बनाए जाते थे, चरखा वगैरह पे इन चीज़ों का यूज किया जाता था। और तो इसलिए इतना फेमस था। वो चीज़ें कहीं और मिलती नहीं थी। जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थी, ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, वो यहाँ पर आकर यहाँ से सामान ले जाते थे और वहाँ जाके ये बहुत बिकता था, यानी उनको प्रॉफिट बहुत होता था। तो उसी में हमारे जो मसलिन और हमारा कपड़ा था, कैलिको, ये अलग अलग नाम निकले। प्रिंस है, कॉर्सेट है, बंधना है। प्रिंस जो आपका कपड़ा है वो फ्लावरी डिजाइन का कपड़ा होता है। तो जो सेकंड हमारा जो रखा था वर्ड, बंधना टर्म इज डायरेक्ट फ्रॉम द बंधन। बंधना रेफर्स टू एनी ब्राइटली कलर्ड एंड प्रिंटेड स्कार्फ फॉर द नेक और हेड। जो हम अपने गले में एक कपड़ा बांधते हैं। अच्छा, आज स्टाइल में हम लोग क्या करते हैं, स्टोल स्टोल बोलते हैं आज। हाँ, स्टोल पहनते हैं, है ना। स्टोल पहन लेते हैं कपड़े, और लड़के भी अपने गले में से डाल लेते हैं स्टाइल से, अलग अलग तरीकों से। तो इसी तरीके से उस समय बढ़ना कपड़ा था। तो ये भी इस तरीके नेक में और गले में डाला जाता था। ठीक है, वंदना वरना बदना जो है कम से निकला था वंदना कपड़ा। तो आपकी ये जो है कुछ वर्ड थे। फिर नेक्स्ट है हमारा कि कॉसेस, द प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ कॉल्ड चिंस, कॉसेस एंड वंदना। ये तो हमारे मतलब प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ हो गए जिनके हमने नाम बता दिए। ठीक है, चिंस चिंस वर्ड से निकला, वंदना वंदना वर्ड से निकला। और इसी तरीके से देयर वर अदर क्लॉथ इन द ऑर्डर बुक दैट वर नोटेड बाय देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन सच एज। यानी जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इतनी ज्यादा भारी मात्रा में इंडिया से कपड़ा मंगाया था, तो जो जो कपड़े मंगाए थे उनके नहीं, आपके क्रिश्चियंस हो गया, कॉसेस हो गया, वंदना हो गया। इसके अलावा और भी कपड़े थे जो कि कहाँ कहाँ से मंगाए गए थे, कसीम बाजार से, पटना से, कलकत्ता से, उड़ीसा से, चारपुरी से। ये सब जगह है जहाँ से जो है आपके कपड़े ऑर्डर किए गए थे। ठीक है, जो हमारी हिस्ट्री में जो कुछ कुछ चीजें मिली है, बुक वगैरह मिली है, तो उनमें जिन कपड़ों के नाम लिखे हुए हैं, जिन जिन प्लेसेस के नाम लिखे हुए हैं, आपकी बुक में देखिए पेज नंबर 67 पर दिया भी है, ऑर्डर बुक दे रखी है। उसमें जिन जिन कपड़ों के, जिन जिन जगहों के नाम है, तो उससे हमें ये जानकारी मिलती है कि उस समय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन चीजों के जो है ऑर्डर दिए थे, और ये सब चीजें, ये वाले कपड़े बड़ी मात्रा में मंगाए थे। देखिए ये चेंज, ये फ्लावरी डिजाइन का दे रखा है, इस तरीके का कपड़ा होता है। हम आज भी ऐसे कपड़े पहनते हैं ना, सूट वगैरह बनते हैं, और उस समय ये कपड़ा, क्योंकि इससे इस तरीके की ड्रेस, ये ड्रेसेस जो है क्वीन वगैरह होती थी, जो ब्रिटिशर्स फ्रेंच जितने भी इंग्लिश पीपल होते हैं, वो लोग ऐसे कपड़े पहनते बना के पहनते थे ना। गाउन बनाते थे तो अच्छा लगता था, स्टाइल को इसमें अलग लुक आता था, इसलिए पसंद किया जाता था। ठीक है सर, तो आज के लिए इतना ही। आज हम सिर्फ इतना जान देखा हमने कि हमारी इंडिया, ये चैप्टर में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज के बारे में है, टेक्सटाइल और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में। इसमें हमने इंडियन मार्केट देखा कि बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंडियन मार्केट की क्या वैल्यू थी, और कौन कौन से कपड़े डिमांड में थे, है ना। प्रिंस, मुस्लिम और ये सब कपड़े हमारे डिमांड में थे, है ना। तो इतना ही। थैंक यू।